ये एक ऐसी दुनिया है जहां इंसान खाने वाले मॉन्स्टर्स मौजूद हैं। एक दिन एक मॉन्स्टर कहानी के मेन कैरेक्टर का आधा शरीर खा जाता है। जब वो होश में आता है तो पाता है कि वो अब अपनी ही बहन के शरीर में जी रहा है। उस दिन से उसमें कुछ अजीब से झुकाव आने लगते हैं। रात को अकेले में अपना शरीर छूना या नहाते वक्त खुद को शर्माते हुए देखना। अपने शरीर का ये रहस्य जानने के लिए उसे उस घटना का सच पता लगाना होगा जो उसके कोमा में होने के दौरान घटी। इस दुनिया को एक दीवार ने दो हिस्सों में बांट दिया है। दीवार के बाहर का हिस्सा मॉन्स्टर्स के कंट्रोल में है, पूरी तरह से बर्बाद और वीरान। वहाँ कोई कानून नहीं है, खाना ढूंढना एक जंग है और हर पल ये डर रहता है कि कोई हमला न कर दे। लेकिन दीवार के अंदर की दुनिया, वो तो एक स्वर्ग की तरह है। कहते हैं कि वहाँ खाना भरपूर है, माहौल सुंदर है और लोग एक खुशहाल जिंदगी जीते हैं। कहानी यहीं से शुरू होती है। एक लड़की मेमीहाइम एक लड़के टोक्यो को बताती है कि आज स्कूल में एग्जाम है। टोक्यो को यकीन नहीं होता, क्योंकि अगर सच में एग्जाम होता तो स्कूल पहले ही नोटिस देता। पर तभी स्कूल से सच में नोटिफिकेशन आ जाता है, टेम्पोरेरी एग्जाम टुडे। एग्जाम के दौरान टोक्यो स्क्रीन पर एक अजीब सवाल देखता है, डू यू वॉन्ट टू गो आउटसाइड? सवाल पल भर में गायब हो जाता है और टोक्यो सोचता है शायद उसने गलत पढ़ा। एग्जाम के बाद वो माइमहाइम से पूछता है कि उसे एग्जाम का पहले से कैसे पता चला। माइमहाइम कहती है, बस एक फीलिंग थी। टोक्यो फिर उसे उस अजीब सवाल के बारे में बताता है। मीमहाइम उसे दीवार तक ले जाती है और बताती है कि उसे लगता है दीवार के बाहर भी एक दुनिया है। जब वो उस बारे में सोचती है तो दो लोगों की छवि उसके मन में आती है, जिनमें से एक बिल्कुल टोक्यो जैसा दिखता है। टोक्यो, जो यहीं पला बढ़ा है, हमेशा मानता था कि दीवार के अंदर ही पूरी दुनिया है। लेकिन मेमहाइम की बातों ने उसे सोच में डाल दिया और उसी रात वो सो भी नहीं पाता। अगले दिन वो दीवार के पास फिर से जाता है, जहां उसकी मुलाकात प्रिंसिपल से होती है। वो पूछता है, क्या दीवार के बाहर सच में कोई और दुनिया है? प्रिंसिपल कहती है, एक न एक दिन तुम्हें सब पता चल जाएगा। और फिर वो बताती है, हाँ, बाहर एक दुनिया है, पर वो गंदी है और वहाँ डरावने मॉन्स्टर्स रहते हैं। अब सीन बदलता है। बाहर की दुनिया में 15 साल पहले एक तबाही ने इस दुनिया को तहस नहस कर दिया। एक भाई बहन की जोड़ी सड़कों पर भटक रही है। बड़ी बहन कुरुको और छोटा भाई मारू। उनकी बातचीत से पता चलता है कि वो स्वर्ग ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो कहाँ है। हैरानी की बात ये है कि मारू टोक्यो की तरह दिखता है। दोनों कई दिन से भूखे हैं। जब उन्हें एक बंद घर मिलता है तो उम्मीद करते हैं कि कुछ खाने को मिल जाएगा। वो खिड़की से अंदर जाते हैं और टॉयलेट पेपर ढूंढ लेते हैं। कुरुको खुश हो जाती है, क्योंकि उसने बहुत समय से टॉयलेट यूज नहीं किया। पर बाथरूम का दरवाज़ा टूटा होता है और मारू उसे टॉयलेट पे देख लेता है। कुरुको गुस्से से तमतमा जाती है। फिर दोनों घर की ओर तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ एक कपल की कंकाल मिलती है, जो शायद भूख से मरे थे। मतलब खाना नहीं मिला। तभी पास के एक और घर में कुछ डिब्बा बंद खाना मिल जाता है। कुरुको को कुकिंग नहीं आती, लेकिन फिर भी अगले दिन वो कुछ खा लेते हैं। जैसे ही वो सफ़र पर निकलते हैं, उन्हें कुछ गुंडे मिलते हैं। कानून रहित इस दुनिया में अगर कोई लड़की पकड़ी जाए तो उसकी हालत बहुत खराब हो सकती है। मारू तुरंत उनसे भिड़ जाता है। उसकी फुर्ती देखकर लगता है उसने पहले भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तभी कुरुको अपनी स्पेशल गन निकालती है, जो एक लेज़र बीम छोड़ती है और पास का बिजली का खंभा पिघला देती है। गुंडे डर के मारे हथियार डाल देते हैं। कुरुको उनसे पूछती है, क्या तुम्हें स्वर्ग के बारे में कुछ पता है? गुंडे बताते हैं कि एक जगह है जहां टमाटर बहुत उगते हैं, शायद वही स्वर्ग है। कुरुको वहां जाने का फैसला करती है। वो गुंडों से बैटरी भी छीन लेती है। जैसे ही वो गन में बैटरी डालती है, गुंडों को समझ आता है कि गन अब और पावरफुल हो गई है। फिर दोनों वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में मारू बताता है कि वो 15 साल का है और कुरुको कहती है कि शायद वो 20 के आसपास है। थोड़ी ही देर में उन्हें एक होटल मिल जाता है जो अब भी चल रहा है। इस बर्बाद दुनिया में पैसे की कोई वैल्यू नहीं बची, तो कुरुको होटल की मालकिन को बैटरियां गिफ्ट में देती है। वो पूछती है, क्या आपको स्वर्ग या इन दो आदमियों के बारे में कुछ पता है? मालकिन को कुछ नहीं पता होता। कुरुको मायूस नहीं होती। वो मारू के साथ रूम में जाती है और पहली बार गर्म पानी से नहाती है। आईने में अपने झकमी और निशान भरे बदन को देखकर थोड़ी शर्माती है। डिनर पर मालकिन बताती है कि रात में खतरनाक मॉन्स्टर्स आते हैं। कुरुको डरने के बजाय एक्साइटेड हो जाती है। मेरे पास वो गन है,
जिससे मॉन्स्टर्स को मारा जा सकता है। लेकिन तभी मालकिन का चेहरा अचानक उदास हो जाता है। फिर वो वापस नॉर्मल होकर खाना सर्व करती है। खाने के दौरान वो कहती है, भाई बहन के बीच बच्चा होना सही नहीं है। कुरुको और मारू शर्म से लाल हो जाते हैं। कुरुको तुरंत कहती है, अरे नहीं, हम भाई बहन नहीं हैं, मैं बस उसकी बॉडीगार्ड हूँ जिसे उसने टोक्यो में हायर किया था। बात साफ हो जाती है। रात को मारू थोड़ा उदास होता है। लगता है उसे कुरुको पर क्रश है। कुरुको उसे चुप कराने जाती है, पर अचानक बेहोश हो जाती है। असल में खाने में नींद की दवा मिली थी। तभी होटल के बाहर एक अजीब सा विशाल पंछी उड़ता हुआ आता है, एक मॉन्स्टर। कुरुको की आंख खुलती है। खिड़की के बाहर वही मॉन्स्टर है। वो मारू को जगाती है। दोनों हथियार लेकर निकलते हैं और पानी पीकर दवाई का असर कम करने की कोशिश करते हैं। मालकिन उन्हें रोकने की कोशिश करती है। कुरुको सोचती है शायद मालकिन उन्हें बचाना चाहती थी, इसलिए दवा दी। तभी वो विशाल पंछी फिर से सामने आता है। ये मॉन्स्टर बहुत खतरनाक है। इसका सिर नहीं है, पर इसकी पूंछ में एक धारदार चाबुक है जो किसी को भी काट सकता है। कुरुको और मारू अपनी स्किल्स से उसे दबाव में डाल देते हैं। जैसे ही कुरुको उसे खत्म करने वाली होती है, मालकिन सामने आकर चिल्लाती है, ये मेरा बच्चा है। असल में वो मॉन्स्टर कुछ समय पहले उसके बेटे को खा गया था और वो सोचने लगी कि शायद उसका बेटा ही अब उस मॉन्स्टर में है। वो कहती है, ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचाता, इसने मुझे बचाया भी है। कुरुको उस पर यकीन कर लेती है, लेकिन तभी मॉन्स्टर अपनी पूंछ से मालकिन को काट देता है और उसे खा जाता है। ये देख कुरुको और मारू गुस्से से भर जाते हैं। मारू कुरुको के आंसू पोंछता है और मॉन्स्टर पर टूट पड़ता है। वो अपना हाथ उसके शरीर में घुसाकर उसका दिल ही निचोड़ देता है। मारू के अंदर कुछ खास ताकत है जो आम लोगों के पास नहीं होती। अगली सुबह दोनों फिर से सफर पर निकलते हैं। वो सोचते हैं शायद मालकिन सही कह रही थी। शायद शुरू में मॉन्स्टर में उसके बेटे की इंसानियत थी, पर आखिर में वो तो मॉन्स्टर ही है। इंसानों को मारना उसकी फितरत है, इसलिए दुनिया आज इस हालत में है। अब दोनों उस स्वर्ग को ढूंढने निकलते हैं जिसकी बात उन गुंडों ने की थी। एक लंबी यात्रा के बाद उन्हें एक फार्मलैंड मिलता है जो टमाटरों से भरा होता है। शायद यही वो टमाटर वाला स्वर्ग है। कुरुको पूछती है, मारू तुम इस स्वर्ग में आखिर चाहते क्या हो? मारू एक बॉक्स निकालता है। उसमें एक दवा है। वो बताता है कि उसे यहाँ उस शख्स को ढूंढना है जो उससे हूबहू दिखता है और फिर उसे ये इंजेक्शन देना है। मारू कहता है उससे बहुत से लोगों की जान बच सकती है। ये सुन कुरुको को एक पुरानी बात याद आती है। एक घायल औरत ने उसे मारू को स्वर्ग तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी थी। तभी गांव वाले उन्हें पाते हैं और उन्हें अपना समझकर बहुत प्यार से स्वागत करते हैं। यहाँ के लोग उन्हें देखकर हैरान नहीं होते, जिससे कुरुको को लगता है कि टोक्यो जैसा कोई यहाँ नहीं है। मतलब ये वो स्वर्ग नहीं है जिसे मारू ढूंढ रहा था। मारू और कुरुको थोड़ा मायूस हो जाते हैं। तभी मारू एक बॉक्स देखता है जिस पर वही निशान बना है जो कुरुको की गन पर था। वो सोचते हैं शायद ये गन इस दुनिया की नहीं है, बल्कि उसी रहस्यमयी स्वर्ग से जुड़ी हुई है। दोनों हैरान थे कि ये बॉक्स यहाँ कैसे आया, लेकिन गांव के आदमी को सिर्फ इतना पता था कि इसे टोक्यो के साथ व्यापार करते समय सामान रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। चूंकि उन्हें हेवन का कोई सुराग नहीं मिला, वे समुद्र के रास्ते टोक्यो लौटने का फैसला करते हैं। नाव पर मारू दुखी होकर कहता है कि अगर हेवन नहीं मिल सकता तो वह अपना बाकी जीवन कुरुको के साथ खेती करके बिताना चाहेगा। इसके बाद मारू हिम्मत जुटाकर कुरुको से अपने दिल की बात कहता है और उसे चूम लेता है। कुरुको उसे हटाने की कोशिश करती है और फिर गंभीरता से अपना राज मारू को बताती है। वह बताती है कि भले ही उसका शरीर एक औरत का हो, लेकिन उसका दिमाग एक आदमी का है, इसलिए असल में वह एक पुरुष ही है। उसकी बात अविश्वसनीय लगती है, लेकिन यह सच है। जैसे ही कुरुको अपना अतीत बताने लगती है, कहानी हमें 5 साल पहले ले जाती है। तब विनाश की घटना को 10 साल बीत चुके थे और इंसानों ने आदमखोर राक्षसों के साथ जीना सीख लिया था। धीरे धीरे अपने घरों का पुनर्निर्माण कर रहे थे। कुरुको और हारुकी, जो भाई बहन थे, अपने माता पिता को खो चुके थे और अनाथ हो गए थे। इसके बाद उन्हें इंसानों का एक समुदाय मिला जहां उन्होंने अनाथालय में शरण ली और इलेक्ट्रो कार्ट रेसिंग इंडस्ट्री में काम करके जीविका चलाने लगे। कुरुको एक रेसर थी और नियमित रूप से विभिन्न रेसों में भाग लेती थी, जिससे उसे मिलने वाले इनाम से वह अनाथालय और अपने भाई की मदद करती थी। रेसिंग एसोसिएशन के प्रमुख ने रेसिंग को सुरक्षित रखने के लिए कई अनाथों को सुरक्षा गार्ड के रूप में रखा था, जिनमें हारुकी भी शामिल था। एक दिन 2 गुंडों को नकली टिकट के साथ एरिना में घुसते हुए पाया गया और जब हारुकी ने उन्हें रोकने की कोशिश की
तो वे उसे बेरहमी से पीटकर अधमरा कर गए। विनाश की घटना के बाद दुनिया के कानून बहुत कमजोर पड़ चुके थे। जब वे गुंडे हारुकी को मारने वाले थे, तभी रॉबिन नाम का एक आदमी समय पर वहां पहुंचा और दोनों गुंडों को हरा दिया। इसके बाद रॉबिन ने हारुकी को सिखाया कि लड़ाई के दौरान सिर्फ दुश्मन पर ध्यान मत दो, बल्कि अपने आसपास की चीज़ों का भी उपयोग करो। फिर उसने उन दोनों गुंडों को पकड़ने का श्रेय हारुकी को दे दिया, जिससे उसे इनाम मिल सके। रॉबिन हारुकी से थोड़ा बड़ा था और अक्सर उसकी और अनाथालय के अन्य बच्चों की देखभाल करता था, इसलिए हारुकी उसे बहुत मानता था। इनाम मिलने के बाद हारुकी खुशी खुशी अनाथालय लौटा, जहां उसके हमउम्र बच्चे थे। उसी दौरान कुरुको रेस से वापस आई। उसकी बाजू में चोट लग गई थी और उसके साथ एक दाढ़ी वाला डॉक्टर भी था। बाद में जब कुरुको आराम करने चली गई, तो एक बच्चे ने हारुकी को चुपके से बताया कि उसे कुरुको को उस डॉक्टर से दूर रखना चाहिए, क्योंकि अफवाह थी कि वह आदमी गुप्त रूप से आदमखोर राक्षसों पर शोध कर रहा था और इंसानों पर प्रयोग कर रहा था। रात में जब हारुकी सो रहा था, उसने देखा कि कुरुको ठंड में कांप रही थी, तो उसने उसे अपने पास सोने के लिए कहा। जब कुरुको सच में उसके पास आकर लेट गई, तो हारुकी थोड़ा शर्मा गया। तभी नीचे शोर सुनाई दिया। पता चला कि उस इलाके में एक आदमखोर राक्षस देखा गया था और कुछ लोग उसे मारने की तैयारी कर रहे थे। हारुकी भी अपनी खुद की बनाई हुई बंदूक लेकर वहां पहुंच गया। इसके बाद का दृश्य हारुकी की गन शूटिंग ट्रेनिंग दिखाता है। अंततः राक्षस को हटा दिया गया, लेकिन रॉबिन इस बात से गुस्से में था कि हारुकी इस लड़ाई में शामिल हुआ था। उसने अपनी छोटी बहन को खो दिया था, जो हारुकी की ही उम्र की थी, इसलिए वह हारुकी की सुरक्षा को लेकर बहुत सतर्क रहता था। इसी बीच हारुकी को याद आया कि 3 बजे हो चुके थे और वह अपनी बहन की रेस देखने के लिए दौड़ पड़ा। बेहतर नज़र रखने के लिए उसने दूरबीन निकाली और देखा कि रेस ट्रैक के अंत में एक अदृश्य आदमखोर राक्षस खड़ा था। वह चिल्लाकर लोगों को सतर्क करना चाहता था, लेकिन भीड़ के शोर में उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन सका। जब तक वह किसी को बता पाता, कुरुको फिनिश लाइन तक पहुंचने ही वाली थी। हारुकी ने फैसला किया कि उसे खुद ही कुछ करना होगा और वह अपनी बंदूक लेकर उस जगह भागा। राक्षस को देखते ही उसने कई गोलियां दागीं, लेकिन वे बेअसर रहीं। फिर हारुकी ने अपनी छुरी निकाली और उस पर हमला कर दिया, लेकिन वह राक्षस इतना मजबूत था कि हारुकी उससे खुद को छुड़ा भी नहीं सका। कुछ ही मिनटों में कुरुको फिनिश लाइन पर पहुंच गई और उसने राक्षस को देखा। उसने तुरंत दूसरे रेसर्स को सतर्क किया और मदद के लिए बुलाने को कहा। जैसे ही वह जाने लगी, उसने देखा कि राक्षस ने हारुकी को अपने मुंह में दबा लिया था। यह देखकर कुरुको को गहरा आघात पहुंचा। वह चिल्लाई, उसका नाम पुकारा और बिना कुछ सोचे अपनी कार लेकर राक्षस की ओर बढ़ गई। किसी तरह उसने हारुकी के शरीर को राक्षस के मुंह से बाहर निकाल लिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हारुकी का सिर्फ आधा शरीर ही बचा था। इसके बाद दृश्य बदलता है। हारुकी को एक सर्जरी टेबल पर रखा गया है। उसे महसूस होता है कि वह एक बुरे सपने में है, जहां उसकी बहन चली गई है और वह खुद राक्षस की पकड़ में है। जब वह जागता है तो खुद को अस्पताल में पाता है, लेकिन जब वह शीशे में अपनी छवि देखता है तो वह सदमे में चला जाता है। वह कुरुको बन चुका था। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि डॉक्टरों ने कुरुको को बचाने के लिए उसकी याददाश्त को हारुकी के शरीर में ट्रांसफ़र कर दिया। हालांकि हारुकी यह मानने को तैयार नहीं था। उसने फैसला किया कि वह खुद सच्चाई का पता लगाएगा। इसके बाद उसने रॉबिन और डॉक्टर को खोजने के लिए अपना नाम बदलकर कुरुको रख लिया और एक बॉडीगार्ड के रूप में काम करने लगा, ताकि वह अपने मिशन को पूरा कर सके। कई साल इसी तरह बीत गए, जब तक कुरिको की मुलाकात मारू से नहीं हुई। कुरिको का बीता हुआ अजीबो-गरीब पास्ट सुनकर मारू हैरान रह गया, लेकिन एक ऐसी दुनिया में जहां मॉन्स्टर्स मौजूद हैं, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इसलिए मारू को कुरिको की बातों पर यकीन हो गया। बस उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब भी उसे कुरिको को सिस्टर बुलाना चाहिए या नहीं। दोनों ही अभी तक इस बात को लेकर कंफ्यूज थे कि एक दूसरे को किस नाम से पुकारें। तभी पास से एक आदमी की चीख सुनाई देती है। कुरिको और मारू चौंक जाते हैं। एक भयानक मैन ईटिंग फिश मॉन्स्टर बोट के बाहर नजर आता है। इसी वक्त सीन स्विच होता है हेवन में, जहां कोना नाम का एक लड़का एक अजीब से चेहरे वाले बच्चे की पेंटिंग बना रहा है। एक लड़की को उसकी पेंटिंग बहुत पसंद आती है। वो कहती है कि ये पेंटिंग वियर्ड बट गुड है और पूछती है कि क्या वो उसे ये पेंटिंग दे सकता है।
कोना थोड़ा कंफ्यूज्ड है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसकी पेंटिंग वियर्ड क्यों लगी। तभी टोक्यो वहां आता है और लड़की को वहां से ले जाता है। टोक्यो लड़की से कहता है कि वो हमेशा कोना की पेंटिंग्स में कमियां मत ढूंढा करे, लेकिन लड़की पलटकर जवाब देती है कि वो तो उसकी तारीफ ही कर रही थी और उसने असली बच्चे देखे हैं। टोक्यो क्यूरियस हो जाता है और लड़की, जिसका नाम कुकू है, का पीछा करता है। कुकू उसे कहती है कि अगर वो बिना चेहरे वाले बच्चे को देखना चाहता है तो उसका पीछा करे। टोक्यो के यहाँ कहते ही कुकू उसे एक ऊंची दीवार के नीचे ले जाती है और दीवार पर चढ़ जाती है। कुकू के पास एक सुपर पावर है जिससे उसके हाथ पांव किसी भी सतह पर चिपक सकते हैं। वो दीवार पर चढ़कर एक वेंट तक पहुंच जाती है। टोक्यो भी दीवार पर चढ़ना चाहता है, लेकिन उसके पास कोई सुपर पावर नहीं है, तो वो कोई दूसरा तरीका ढूंढता है कुकू का पीछा करने का। उसी समय हेवन की सर्वेलेंस कैमरास बच्चों की हर हरकत पर नजर रख रही होती है। मॉनिटरिंग रूम में दो स्टाफ के बीच की बातचीत से पता चलता है कि हेवन में हर जगह कैमरास लगे हैं और बच्चों की कोई भी एक्टिविटी उनसे छुप नहीं सकती। यहाँ के लोग इन बच्चों की मूवमेंट्स और बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं। ये बच्चे उनके एक्सपेरिमेंट्स हैं। दो बच्चों को एक दूसरे को हग और किस करते देखकर वे हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी इन्हें लव के बारे में सिखाया ही नहीं। उसी वक्त टोक्यो एक ऐसी मशीन ढूंढता है जो दीवार के साथ साथ चल सकती है। वो उस पर चढ़ता है और ऊपर की ओर जाने लगता है। अजीब बात यह है कि मॉनिटर उस पर फोकस कर रहा है, बट स्क्रीन पर टोक्यो नजर ही नहीं आ रहा। टोक्यो कुकू के पीछे वेंटिलेशन डक्ट के जरिए एक लैबोरेटरी तक पहुंचता है। वहां कई एक्सपेरिमेंटल कंटेनर्स होते हैं जिनमें अजीबोगरीब बेबीज रखे होते हैं। उनके चेहरे नहीं होते और उनके शरीर के नीचे टेंटिकल जैसी चीजें उग रही होती हैं। एक बच्चा टोक्यो को देखकर हाथ फैलाता है, जैसे उसे गले लगाना चाहता हो। टोक्यो क्यूरियोसिटी में उसके पास जाता है। तभी एक अलार्म बज उठता है जो इंट्रूडर को डिटेक्ट कर लेता है। कुकू फौरन उछल जाती है, बट टोक्यो के पास उसकी तरह का बैलेंस नहीं है। वो डर के मारे वहीं खड़ा रह जाता है। अलार्म सुनते ही मॉनिटरिंग स्टाफ किसी को वहां भेजते हैं, बट जैसे पहले हुआ था, टोक्यो अभी भी सर्वेलेंस में नजर नहीं आ रहा। टोक्यो अभी भी शॉक्ड है। तभी कुकू उसका हाथ पकड़कर उसका नाम चिल्लाती है और उसे लेकर भाग जाती है। उनके चले जाने के बाद वो अजीब बच्चा जो अभी अभी टोक्यो से मिला था, धीरे से कहता है, टोक्यो, लगता है वो बच्चा उसे याद रखता है। अब सीन शिफ्ट होता है प्रिंसिपल के पास। उसके पास एक रोबोट होती है, मीना, जो पूरे स्वर्ग से जुड़ी है। बातचीत से पता चलता है कि स्वर्ग जैसे मीना का ही शरीर हो और वो हर चीज को महसूस कर सकती है, लेकिन यहाँ तक कि वो भी नहीं पहचान पाई कि टोक्यो अंदर घुस चुका है। इसलिए प्रिंसिपल उस अलार्म को एक एरर मान लेता है। अब हेवन की कहानी को यहीं पॉज करते हैं और वापस चलते हैं किरुको और मरु की ओर। किरुको को एक मैन ईटिंग जायंट फिश दिखता है। इस अजीब मछली में कुकू जैसी पावर्स होती हैं। इसके शरीर पर कई इंसानी हाथ होते हैं और ये उन्हीं हाथों से दीवारों पर चिपककर तेजी से चल सकती है। इसके अलावा ये पानी के तीखे एरोज भी ह्यूमंस पर फेंकती है। सबसे डरावनी बात यह है कि इसका पूरा शरीर एक पानी की अजीब परत से ढका हुआ है, जिससे किरुको की पिस्टल भी इसे चोट नहीं पहुंचा पा रही। किरुको और बाकी लोग फिलहाल पीछे हट जाते हैं और कैप्टन से पता चलता है कि शिप को शोर तक पहुंचने में कम से कम 30 मिनट और लगेंगे, लेकिन अगर ये फिश बार बार हमला करती रही तो जहाज बर्बाद हो सकता है। किरुको ऑब्जर्व करती है कि ये मछली उसी पानी की परत की वजह से दीवारों पर चिपक सकती है और खुद को बचा सकती है। तब उसे एक बहुत रिस्की आइडिया आता है, मछली को जहाज के अंदर खींचकर उससे वहीं मुकाबला करना। मारू कुछ समझ ही पाता, इससे पहले ही किरुको डेक पर भागकर मछली का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। फिर वो और मारू भागते हैं और मछली को सामान वाले कैबिन की ओर ले आते हैं। मारू भागने का रास्ता ढूंढता है, लेकिन किरुको उसे रोकती है। टर्न्स आउट इस कैबिन में सब्जियां नहीं, बल्कि कई कार्डबोर्ड बॉक्सेस और मैरिजुआना भरी हुई होती है। ये बॉक्सेस और मैरिजुआना उस फिश के शरीर की मॉइस्चर सोख लेते हैं और उसकी वाटर फिल्म गायब हो जाती है। अब वो फिश एक नॉर्मल जायंट फिश बन जाती है। किरुको मारू को उसे मारने के लिए कहती है। मारू जैसे ही फिश को छूता है, उसका शरीर सिकुड़ने लगता है। सफेद स्मोक निकलती है और वो तुरंत मर जाती है। लगता है मारू के पास किसी भी मॉन्स्टर को छू कर मारने की खास पावर है।
थोड़ी देर में शिप शोर पर पहुंच जाती है। कैप्टन थैंक्स के तौर पर उन्हें पेमेंट देना चाहता है, बट किरुको मना कर देती है क्योंकि वो तो बस खुद को बचा रही थी। फिर किरुको अपनी पिस्टल दिखाकर कैप्टन से पूछती है कि क्या वो पिस्टल का मार्क पहचानता है। क्रू मेंबर कुछ देर ऑब्जर्व करता है और कहता है कि अगर वो आगे के रास्ते पर चलते रहें तो एक बिल्डिंग मिलेगी जो उस मार्किंग से जुड़ी है। किरुको और मारू फौरन निकल पड़ते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि क्रू मेंबर ने गलती से पिस्टल पर बने एक कार्टून बर्ड का लोगो पहचान लिया था, यानी ये क्लू भी बेकार निकला। लेकिन फिर भी उनका सफ़र बेकार नहीं जाता। मारू को वहाँ कुछ डिजर्ट्स मिलते हैं और दोनों फिर से लंबे समय बाद कुछ टेस्टी खाते हैं। अब वापस चलते हैं टोक्यो की कहानी की तरफ। एक दिन टोक्यो क्लासरूम में अपनी पढ़ाई रिवाइज कर रहा होता है जब वो देखता है कि शीरो नाम का लड़का मीमेहाइम को एक कोने में ले जाता है। शीरो थोड़े शाइनेस में मीमेहाइम से कहता है कि उसे हर बार देखकर उसके दिल में एक स्पेशल फीलिंग आती है। वो चाहता है कि मीमेहाइम को अपने कमरे में बंद कर दे, उसके कपड़े उतारे, उसके शरीर को छुए, यहाँ तक कि उसे चाटना भी चाहता है। मीमेहाइम बहुत कंफ्यूज्ड हो जाती है। उसे लगता है शीरो शायद उसे खाना चाहता है। शीरो हरीडली कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बट वो अपने इमोशंस को समझा नहीं पा रहा। टोक्यो उनकी बात सुन लेता है और वो शायरों की बातों को सोचता रहता है। बाद में वो अपने बीमार दोस्त टोरियो से मिलने जाता है। टोरियो के शरीर पर काले धब्बे होते हैं और वो बहुत दर्द में लगता है। टोक्यो उसे कंफर्ट करता है कि जैसे ही वो ठीक होगा दोनों फिर से साथ खेलेंगे। तभी टोरियो उसका हाथ पकड़ता है और टोक्यो कुछ समझ पाता उससे पहले वो उसके होठों को किस करने की कोशिश करता है। टोक्यो चौंक कर पीछे हट जाता है और वहां से भाग जाता है। लगता है कि जैसे जैसे ये बच्चे हेवन में बड़े हो रहे हैं उनके अंदर इंसानी इमोशंस जागने लगे हैं। कोना टोक्यो को पैनिक में भागते हुए देखता है। टोक्यो सब कुछ उसे बता देता है सैडनेस के साथ। वो कहता है कि सब कुछ बहुत अजीब हो गया है और उसे इन चेंजेस से डर लग रहा है। कोना उसे कंफर्ट करता है, बोलता है कि किसी से प्यार होना नॉर्मल है। शायद जल्दी ही टोक्यो को भी किसी के साथ इंटीमेट फीलिंग्स होंगी और इसमें कुछ गलत नहीं है। ये सुनकर टोक्यो ब्लश करता है और कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो चाहता है कि वो इंसान कोना हो। कोना भी मुस्कुराता है और कहता है कि वो भी चाहता है कि टोक्यो वो इंसान हो। रात को कोना की बातों को याद करके टोक्यो इतना खुश होता है कि उसे नींद नहीं आती। तभी उसे खबर मिलती है कि टोरियो की हालत बहुत बिगड़ गई है और उसने टोक्यो को बुलाया है। टोक्यो तुरंत वहां पहुंचता है। टोरियो माफी मांगता है कि उसने जबरदस्ती उसे किस किया। वो कहता है कि उसने टोक्यो की फीलिंग्स का ख्याल नहीं रखा और अब उसे लगता है कि वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। टोक्यो बहुत परेशान हो जाता है और इसी वक्त टोरियो हिम्मत जुटाकर कहता है, टोक्यो तुम्हें इस जगह से जल्दी निकल जाना चाहिए। ये जगह खतरे से भरी है। चौंकाने वाली बात है कि इतने सारे डरावने सीक्रेट्स इस हैप्पी लुकिंग हेवन में छुपे हुए हैं। फेसलेस बेबीज, टोरियो की मिस्टीरियस इलनेस, वो प्रिंसिपल और रोबोट मीना, शायद हेवन का इन वॉल्स के बाहर दिखने वाले मॉन्स्टर्स से कोई गहरा कनेक्शन है। आखिर ये बेबीज बड़े होकर कैसे बनेंगे? क्या किरुको और मारू हेवन तक पहुंच पाएंगे? लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जितने ज्यादा लाइक्स मिलेंगे अगला पार्ट उतनी जल्दी आएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम।